नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में दो देशों की सीमाओं में परिवर्तन की बात सामने आ रही है और आप जान के चौंक जाएंगे कि इस परिवर्तन की वजह कुछ और नहीं बल्कि ग्लेशियर्स का पिघलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर्स के पिघलने से दो देशों की सीमाओं के बीच में परिवर्तन कैसे हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तव में इसके पीछे वो कारण क्या है और अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे अगर दो देशों की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है तो ये कैसे और किन रूपों में दो देशों की भू राजनीतिक स्थिति को, भू रणनीतिक स्थिति को कैसे प्रभावित करेगा, साथ ही इसके अन्य पक्षों को भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, लेकिन उससे पहले आपको सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है उसकी हमारी कई शाखाओं में शुरुआत हो चुकी है, साथ ही कुछ शाखाओं में शुरुआत होनी है। बात अगर करें करोल बाग हिंदी माध्यम की तो यहाँ पर 11:30 बजे से यह बैच प्रारंभ हो चुका है। वहीं प्रयागराज में हिंदी माध्यम जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है 11:15 बजे से। जयपुर में इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है सुबह 8 बजे से। अगर लखनऊ की बात करें तो जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है 11:30 बजे से। वहीं इंदौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा इससे संबंधित किसी भी अन्य क्वेरी के लिए आप अगर ज्यादा विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो 87501 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वो कौन से बिंदु होंगे, तो खबर की बात करेंगे हम, चर्चा में क्यों है इसको बताने के साथ साथ क्यों पिघल रहे हैं ग्लेशियर इस पक्ष को हम जानेंगे। साथ ही साथ ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी महत्ता क्या है उस पक्ष को भी समझेंगे और नए रूप में ये किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस उभर के सामने आता है इस पक्ष को भी हम जानने की कोशिश करेंगे परंपरागत पक्ष के साथ। साथ ही साथ ग्लेशियर के पिघलने का क्या दुष्प्रभाव है उस पर भी एक नजर डालेंगे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 खंड से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात खबर की करते हैं, तो खबर क्या है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स फोर्स स्विट्जरलैंड एंड इटली टू रीड्रॉ पार्ट ऑफ अल्पाइन बॉर्डर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैप में आप देख लीजिए, ये है स्विट्जरलैंड की स्थिति, ये यूरोप में, ये बीच में इसकी स्थिति है और इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं ये है इटली। यहां पर इसके पीछे आप देख सकते हैं इसके पश्चिमी हिस्से में आप फ्रांस की स्थिति है, वहीं उत्तर में जर्मनी है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया है। तो पूरी तरह से ये यूरोप का एक लैंडलॉक्ड, हम कह सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध ये देश है। अब साथ ही साथ देखिए जो स्विट्जरलैंड है और इटली है इनके बीच में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से सीमा का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। अब वर्तमान में स्थिति जो ये हुई है कि इस सीमा में फिर से दोनों पक्षों द्वारा इस पर बातचीत करके इसको हल करने का प्रयास किया गया है और फिर से एक नई सीमा का निर्धारण हुआ है। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि दो देश हैं जैसे भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन है, इनके बीच में अगर कोई सीमा निर्धारित हुई है बहुत पहले से, अगर मैगीनाट रेखा हो गई कहीं, या अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात कर लें या भारत चीन के संदर्भ में बात कर लें, तो अगर मैकमोहन रेखा की बात कर लें, तो अगर ये रेखा पहले से निर्धारित है, लेकिन अगर ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इन रेखाओं में परिवर्तन होता है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन होता है, ये तो कैसे ये किसी देश की भू राजनीतिक स्थिति, भू रणनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। साथ ही वो देश जो पूरी तरह से इन ग्लेशियर्स के पिघलने के दुष्प्रभावों के चक्र में फंसे हैं, जिनका अस्तित्व ही संकट, जिनके अस्तित्व पर संकट आन पड़ा है, उनके ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा इस पक्ष को भी हम सोचेंगे। तो देखिए फिलहाल ये है कि इनके बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए बात हुई है, इसी की वजह से ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में आया है। तो देखिए स्विट्जरलैंड और इटली ये दो देश हैं, अल्पाइन सीमा का यहां पर निर्धारण हुआ है, यहीं पर अल्पाइन रेंज है, इसी में स्विट्जरलैंड का जर्मेट क्षेत्र है और इटली का एओस्टा घाटी, यहीं में फैली हुई एक चोटी है, उस चोटी पर यह ग्लेशियर स्थित था जिस चोटी का नाम है मैटरहॉर्न चोटी। इसी के ऊपर जो ग्लेशियर था उसमें बदलाव आया और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में एक संयुक्त इतालवी स्विस आयोग जो है वो काम कर रहा था। मई 2023 में उसने इन परिवर्तनों पर सहमति व्यक्त की, एक आयोग बनाया गया था और उसके बाद से स्विट्जरलैंड ने इसको अपनी मंजूरी फिलहाल दे दी है, लेकिन अभी इटली की तरफ से इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। एक आम सहमति यहां दिखाई दे रही है। अब देखिए इसको इस फिगर से आप समझ सकते हैं, यहां पर ये पूर्व की स्थिति है, जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्लेशियर के बीच में ऐसे एक रेखा है जिसकी वजह से डिवाइड करके दोनों की सीमाएं बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ये हुई कि जो ऊपर की ये लाइन है, जब ग्लेशियर पिघल गया तो ऊपर का ये जो क्षेत्र है ये विस्तृत हो गया। तो जो पहले लाइन यहां पर आ रही थी, अब वो लाइन नए बंटवारे के तहत यहां पर आ रही है। तो इसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल इस पर एक आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है।
तो 2023 में स्विस ग्लेशियरों की अगर मात्रा की बात करें तो यहां पर स्विट्जरलैंड जो कि पर्यटन के लिहाज से सबको आकर्षित करता है और उसमें इन ग्लेशियरों की काफी अहम भूमिका है। लेकिन यहां पर एक चिंताजनक बात यह है कि 4% ग्लेशियरों में जो कमी देखी गई है वो रिकॉर्ड स्तर पर कमी की तरफ इशारा करती है और ये दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट की तरफ ये इशारा करती है, ये आंकड़े इशारा करते हैं। साथ ही साथ कुछ स्विस ग्लेशियर ऐसे भी हैं जहां पर बर्फ को मापना ही बंद कर दिया गया है, मतलब वो काफी मात्रा में समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि ग्लेशियर्स के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन के भी मापक के तौर पर इनको देखते हैं, उसके आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम मापते हैं, तो वो मापन ही बंद हो गया। इसका मतलब कि ये स्थिति और चिंताजनक है। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो पूरी दुनिया में जो यूरोप है वो सबसे तेजी से गर्म हो रहा महाद्वीप के रूप में उभर कर सामने आया है। जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र गति से ये अपने ग्लेशियर्स को खो रहा है। अब देखिए यहां पर ग्लेशियरों के पिघलने से सीमाओं की संरचनाओं में ये बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से एक नया प्रश्न उभर कर सामने आता है कि इसकी वजह से हो सकता है कि दो देशों के बीच में एक नया प्रकार के विवाद जन्म ले सकते हैं, जो कि भू राजनीतिक इसके महत्व की ओर भी इशारा कर रहा है। वहीं अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो इटली में एक ग्लेशियर है मार्मोलाडा ग्लेशियर, उसकी अगर हम बात करें तो 2040 तक ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघलकर समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर बात करें अभी हाल ही में न्यूज में रहा, वेनेजुएला एक ऐसा देश बना आधुनिक इतिहास में जिसके सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, तो ये एक चिंता की बात है। इसी ग्लेशियर की अगर बात करें, मार्मोलाडा ग्लेशियर की बात करें तो 2022 में एक इसका हिस्सा टूट कर गिरा था जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और इसको अगर हम बात करें तो ये इटली के हम कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, तो इसके समाप्त होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, जबकि ये ऐसे जगह पर इसकी अवस्थिति है जो कि काफी ठंडे स्थान माने जाते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक थर्मामीटर के रूप में इसको जाना जाता है। मार्मोलाडा ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक थर्मामीटर का मतलब कि जलवायु परिवर्तन का कितना प्रभाव हो रहा है पूरे विश्व में, उसके मापक के तौर पर इसको देखा जाता है। और 1902 से ही हर साल यहां पर माप की जाती है। उसके आधार पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हम अनुमान लगा पाते हैं कि कितना वो इफेक्टिव है। तो ये स्थिति है आप यूरोप की, जो कि काफी ठंडा हम कह सकते हैं ठंडी वहां की जलवायु स्थितियां हैं, वहां की यह स्थिति है। इसी प्रकार विश्व के हर एक कोने में जो ग्लेशियर्स हैं उन पर एक संकट है। एक नजर अगर डालें तो हिमालय एशिया की अगर बात करें तो यहां पर गंगोत्री, सियाचिन, खुम्बू जो नेपाल में है। वहीं पर अगर आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो ग्रीनलैंड में 2019 में एक दिन में 11 अरब टन ग्लेशियर्स के पिघलने की जो मात्रा है वो ये इशारा करती है कि कितना बड़ा संकट, ये कितने बड़े संकट की तरफ ये इशारा कर रहा है। आर्कटिक के अलावा अंटार्कटिक की अगर बात करें, दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहां पर विशेष रूप से जो पश्चिमी अंटार्कटिक है वो भी प्रभावित है। आल्पस पर्वत की अगर बात कर लें, स्विट्जरलैंड यहां पर स्थित जो ग्लेशियर है एलेट्स ग्लेशियर है, इटली में मार्मोलाडा है जिसकी अभी हमने बात की, इन पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। जैसा कि मार्मोलाडा के बारे में कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार कि 2040 तक ये भी पिघल जाएगा। एंडीज पर्वत की बात कर लें दक्षिण अमेरिका में, यहां पर भी कुछ ग्लेशियर्स हैं, जैसे पेरू में क्वेलकाया ग्लेशियर है, बोलिविया में चाकलचाया ग्लेशियर है, उसी प्रकार अलास्का उत्तरी अमेरिका में मेलस्पीना है, कोलंबिया ग्लेशियर है। इसी प्रकार आइसलैंड में 400 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिन पर की संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो प्रभावित हैं। इसके अलावा ओकजोकुल ग्लेशियर है जो 2019 में इसको डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार अफ्रीका में अगर देखें तो माउंट किलिमंजारो के जो ग्लेशियर हैं उनके भी बारे में यह कहा जा रहा है कि 2040 तक ये प्रभावित होंगे, ये गायब हो सकते हैं। तो देखिए विश्व के लगभग हर भाग में जो ग्लेशियर्स स्थित हैं उन पर संकट के बादल हैं। अब ये संकट के बादल हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, सवाल ये उठता है। तो चिंता का विषय इसलिए है कि ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनका हमारे लिए महत्व होगा। तो उन महत्वों को जानना भी जरूरी है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम इनके लुप्त होने से, इनके समाप्त होने से या इनके पिघलने से चिंता कर रहे हैं। तो चिंता की वजह यह है कि देखिए पृथ्वी के ऊपर सूर्य का जो तापमान है, सूर्य की वजह से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो प्रभावित, उसको कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में ग्लेशियर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि सौर विकिरण जो होता है उसका एक बड़ा हिस्सा ये क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। क्योंकि इनका कलर कैसा होता है, बर्फ सफेद रंग की हम कह सकते हैं, रंग तो वैसे कोई नहीं होता है लेकिन व्हाइटिश होता है, तो वो परावर्तन में उसका रंग भी एक कारक होता है, साथ ही उसकी जो परत होती है वो भी एक कारण होती है। तो सौर विकिरण को परावर्तन करने में, उसको लौटाने में और पृथ्वी के टेम्परेचर को ठीक रखने में इन ग्लेशियर्स की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसा कि आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे मार्मोलाडा की, तो मार्मोलाडा ग्लेशियर को जैसे कि थर्मामीटर की संज्ञा दी गई थी,
तो ये सारे ग्लेशियर्स जो क्या होते हैं, ये प्राकृतिक थर्मामीटर के रूप में काम करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की माप के इंडिकेशन को ये उसके द्योतक के रूप में ये काम करते हैं। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। साथ ही पृथ्वी का जो बर्फीला क्षेत्र है, जितना भी हिस्सा है, टोटल पृथ्वी का 10% हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, और उसमें से अगर देखें पृथ्वी की 10% भूमि में 90% जो है वो अंटार्कटिका और 10% ग्रीनलैंड का हिस्सा है। मतलब उसमें इन ग्लेशियर्स की बहुत बड़ी भागीदारी है। साथ ही जो समुद्री धाराएं होती हैं, उन समुद्री धाराओं को अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि पिघल के इनका जो जब पानी के रूप में ये बदलेंगे तो ये समुद्र में जाके मिलेंगे, और ये ठंडे होते हैं, और ठंडे होने की वजह से जब समुद्र में मिलेंगे तो ठंडा जल जो होता है वो भारी होता है, नीचे बैठेगा, गर्म जल जो होता है वो ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं उस चेन में भी कुछ परिवर्तन आएगा। तो ग्लेशियर्स के पिघलने से हम कह सकते हैं कि समुद्री जो धाराएं हैं वो धीमी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, और जल स्तर में वृद्धि होने से कई जो छोटे मोटे द्वीप होते हैं उन द्वीपों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। जैसे कि हाल ही में तुवालू चर्चा में था, तुवालू के डूबने की खबर आ रही थी। इसी प्रकार से डेलोस द्वीप की भी बात होती है। तो ये कुछ ऐसे द्वीप हैं जो हाल में चर्चा में रहे। तो समुद्र जल स्तर वृद्धि कुछ ऐसे छोटे द्वीपों पर उनके अस्तित्व पर एक संकट की बात को उजागर करता है। साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंस एक रूप में और है, क्योंकि ये पानी के स्रोत होते हैं। इन ग्लेशियर्स के माध्यम से ही पिघल के नदियों में जल की मात्रा संतुलित रहती है, और पानी उनके माध्यम से हमको मिलता है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो। अगर गंगा की बात करें तो गंगा में जो जल का स्रोत है वो क्या है, वो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पानी के स्रोत के रूप में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इनके इंपॉर्टेंस की बात हो गई। अब इनके पिघलने का कारण क्या है, तो इनके पिघलने के जो सबसे बड़े कारण में सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो हम सब ही। उसका कारण क्या है, तो देखिए, जब मानव जनित जलवायु परिवर्तन है, अर्थात जो क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से हुआ है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद हमने जो एक्टिविटीज की, हमने जो गतिविधियां की, चाहे वो फैक्ट्री लगाने का काम किया, चाहे वो परिवहन के तौर पर ढेर सारे जो आवागमन के साधन हमने डेवलप किए। इसके अलावा आप देखें, हम बिजली उत्पादन करने के लिए जो ढेर सारे कारखाने लगाए, या कृषि गतिविधियों में जो हम काम करते हैं, तो उससे उनसे ढेर सारे ऐसे स्रोत हैं, ढेर सारे ऐसी गैसें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जिन गैसों के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है, वैश्विक तापन की घटना होती है। उन गैसों में हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ ऐसी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कि जो ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी से जो तापमान है उसको वापस नहीं लौटने देती हैं और कैद करके रखती हैं। जब कैद करके रखेंगी तो एक ग्रीन हाउस की तरह से एक संरचना बन जाती है, और वैश्विक तापन के लिए वो जिम्मेदार होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए यही जिम्मेदार है, चाहे वो हमारे द्वारा की गई ढेर सारी गतिविधियां हो, जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, या क्लोरोफ्लोरो कार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा काले कार्बन का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ब्लैक कार्बन। अब देखिए, ब्लैक कार्बन क्या होता है। ब्लैक कार्बन एक सूक्ष्म कणीय प्रदूषक होता है, जो कि जीवाश्म ईंधन के जलने से, लकड़ी और अन्य बायोमास के जलने से ये उत्पन्न होता है। ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, लेकिन ये भी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। आप जस्ट लाइक समझिए, कालिख जैसे होती है, साधारण भाषा में कहें तो ये वही कालिख है। इस कालिख की वजह से क्या होगा, काला रंग, देखिए आप सबसे पहले आप एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि काला रंग क्या होता है। वो कोई भी जो सूर्य का प्रकाश होगा या कोई भी ऊष्मा होगी, उसका अवशोषक होता है। तो इसीलिए जो कालिख होगी, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करेगा, और इस प्रकार से ये भी जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इस तरह से गर्म हवाओं का प्रवाह भी बढ़ेगा, तो ग्लेशियरों के पिघलने से ये इंपैक्ट हो सकते हैं। अब इसके पिघलने का दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है, तो दुष्प्रभाव के मामले में अगर देखें तो जलवायु पर भी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। जलवायु कैसे प्रभावित होगी, तो देखिए, जलवायु की अगर बात कर लें तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उनके पिघलने से जो जल होगा भारी होता है। जल, ठंडा जल क्या होगा, भारी होगा, और वो तली में बैठता है, और गर्म जल जो होता है वो ऊपर रहता है, वो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। अब इसमें क्या होगा, जब ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो समुद्र में ठंडे जल की मात्रा है, वो हम कह सकते हैं जो बैलेंस है, जल का जो बैलेंस है ठंडे और गर्म जल का, वो बैलेंस प्रभावित होगा, और कहीं ना कहीं थर्मोहेलाइन जो परिसंचरण तंत्र है वो प्रभावित होगा, क्योंकि मीठा जो हम कह सकते हैं मीठा और ठंडा जो जल होगा उसकी मात्रा बढ़ेगी, और लवणता जो होगी समुद्र के अंदर वो बढ़ जाएगी, क्षमा करिएगा, कम हो जाएगी। और ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में हम महासागरीय जो धारा है उस धारा की गति और दिशा दोनों प्रभावित होगी। तो जलवायु पर ये ग्लेशियर्स का पिघलना डायरेक्ट प्रभाव डालेगा। समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसके लिए आईपीसीसी ने भी कई भविष्यवाणियां की हैं। एल्बिडो प्रभाव में कमी आएगी, जो बर्फ
कि जो ग्लेशियर्स होती हैं, अब ये जो अगर पिघलेंगी तो पृथ्वी की सतह से कम ऊर्जा को वापस भेज पाएंगे। एल्बिडो प्रभाव यही होता है कि सूर्य से आने वाली जो सूर्यातप मात्रा होती है उसको वापस भेजने की क्रिया। अब जब वो कम होगी तो ये भी प्रभावित होगा, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ेगा, उसके तापमान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ महासागरीय धाराओं में भी बाधा उत्पन्न होगी ग्लेशियर्स के पिघलने से। अब पिघलती बर्फ क्या करेगी, समुद्री धाराओं को प्रभावित करेगी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो थर्मोहेलाइन परिसंचरण है उसमें बदलाव होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम है, जैसे जो गर्म जलधारा जिसको हम कह सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम भी प्रभावित होगी, वो भी कमजोर होगी। तो हम कह सकते हैं महासागरीय धाराओं में भी ग्लेशियर्स के पिघलने से प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा, विशेष रूप से जैसे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जो ग्लेशियर्स में जो मिट्टी और बर्फ का संचित रूप होता है, कम टेम्परेचर पे होता है, जब वो पिघलेगा तो उसके अंदर मेथेन गैस होती है, और उसके पिघलने से मेथेन गैस का जो वायुमंडल में परसेंटेज है वो बढ़ेगा, प्रतिशतता बढ़ेगी, और इससे मीथेन गैस निकलेगी। इसलिए परमाफ्रॉस्ट का पिघलना भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि करेगा। चरम मौसम की घटनाएं हमको ज्यादा देखने को मिलेंगी, जेट धाराओं में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से तूफान और बाढ़ जैसी संरचना हमको इस प्रकार की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं बाढ़ आएगी। हम कह सकते हैं कि एक अनियमितता जो मौसम में होती है उसमें भी वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ ग्लेशियर्स के पिघलने से ये होगा कि वहां रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो तो प्रभावित होंगे ही। जैसे अगर हम बात कर लें कि पोलर बियर की, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, उनका आवास छिन जाएगा। इसी प्रकार पेंगुइन जैसे जो जीव होते हैं उनका आवास छिन जाएगा। साथ ही साथ जब ये जो जल है ये समुद्र में मिलेगा तो समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी प्रभावित होगा, और समुद्र के तापमान और लवणता में जो हम कह सकते हैं परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन से क्या होगा, जो समुद्री जीव हैं उनकी भी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और उनकी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का फल क्या होगा कि जो खाद्य जाल है वो प्रभावित होगा, क्योंकि इनके समुद्रों के अंदर रहने वाले बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो कि इस लवणता के स्तर और तापमान के स्तर के बढ़ने से उनका जीवन जब संकट में आएगा तो पूरा का पूरा जो खाद्य जाल होगा वो प्रभावित होगा। CO2 के अवशोषण से अम्लता बढ़ेगी। जैसे जैसे CO2 अवशोषित करेगा समुद्र, वैसे वैसे क्या होगा, देखिए समुद्र में जो समुद्री जल होता है वो CO2 अवशोषित करेगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ाएगा, और कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन इन दोनों में बंटता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की जहां तक बात है, जो कि शंख या मूंगा इन सबों की खाल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। जब कार्बोनिक एसिड की मात्रा, जब ये हम कह सकते हैं कार्बोनेट की मात्रा ही जब कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से CO2 के अवशोषण से समुद्री जल में न सिर्फ अम्लता बढ़ेगी बल्कि जो शंख हैं, मूंगा हैं और अन्य जीव हैं उनको अपना जो कंकाल होता है, अपना जो आवरण होता है वो बनाने में कठिनाई होगी। उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। खाद्य श्रृंखला में व्यवधान आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्फ जैसे जैसे घटेगी, बर्फ के घटने से शैवाल और क्रिल की उपलब्धता कम होगी। क्रिल क्या होता है, तो क्रिल एक प्रकार का समुद्री छोटा जीव, झींगे की, समुद्री झींगा आप कह सकते हैं, उस प्रकार का जीव होता है जो कि कई समुद्री जीवों का आहार होता है। जैसे वहां पर समुद्र में पाए जाने वाले जैसे व्हेल हैं, व्हेल का आहार होता है, तो उसी प्रकार इसकी उपलब्धता जब कम होगी तो वो सारे जीव जंतु समुद्र में पाए जाने वाले जो इस पर आश्रित होते हैं वो प्रभावित होंगे और खाद्य जाल का संकट उत्पन्न होगा। यहां पर इसका प्रभाव दिखाई देगा और समुद्री खाद्य श्रृंखला के ये महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में माना जाता है। तो शैवाल और क्रिल दोनों के प्रभावित होने से पूरा समुद्री खाद्य जाल जो है, खाद्य श्रृंखला जो है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा शिकार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। सामान्य सी बात है, अगर भोजन की उपलब्धता कम होगी तो कम भोजन को ज्यादा लोग खाने वाले होंगे तो उसमें छीना झपटी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी कंडीशन में शिकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक अराजकता की स्थिति देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें एक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और हम कह सकते हैं कि इस संतुलन के बिगड़ने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो आपस में जीव जंतु हैं उसमें शिकार और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति बढ़ने से यहां पर एक इम्बैलेंस कंडीशन उत्पन्न होगी और कुछ प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में कमजोर हो रही हैं उनका अस्तित्व भी संकट में आ सकता है, वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे पहलू थे जिन पहलू को समझना जरूरी था। इसके अलावा अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे कि उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो दो देशों के बीच में सीमाओं का परिवर्तन है ये एक अन्य पक्ष की तरफ भी इशारा करता है कि ये सारे पर्यावरणीय संकट तो हैं ही, साथ ही साथ ग्लेशियर्स के पिघलने से अगर छोटे छोटे देश जो कि डूबने की स्थिति में आ रहे हैं
साथ ही साथ कुछ ऐसे बड़े देश जिनकी सीमाओं के बीच में पहले से ही विवाद है, अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सामान्य लैंड में कन्वर्ट होते हैं या पहाड़ी भूमि में कन्वर्ट होते हैं, तो सीमाओं में जो परिवर्तन है वो दो देशों के बीच में तनाव को बढ़ा सकता है, आपस की जो स्थिति है, भू रणनीतिक कंडीशन है, उसको बढ़ा सकता है। तो ये एक दूसरा पक्ष भी है कि ग्लेशियर्स का पिघलना सिर्फ पर्यावरणीय संकट को न्योता नहीं देता है, बल्कि वो भू राजनीतिक स्थिति में भी एक नए संकट की तरफ इशारा करता है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अंत में अभ्यास प्रश्न है कि अल्पाइन ग्लेशियर शब्द का उपयोग किस क्षेत्र के ग्लेशियरों के लिए किया जाता है? विकल्प आपके सामने हैं, हिमालय, अल्पस, अंटार्कटिका या एंडीज। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।